आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सर, आईएमएफ के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं उसका नया दौर जो है वो कहाँ तक पहुंचा आपके हिसाब से? आज जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव एस्थर पेरिस रुइज, उन्होंने कुछ बात की है और कुछ हौसला अफजा बात सामने आई है। उन्होंने बताया है कि जो 9th रिव्यू है हमारे आईएमएफ के साथ बेल आउट पैकेज का, वो हौसला अफजा तरीके से आगे बढ़ रहा है। हुआ ये था कि हमने 2019 में $6 अरब का बेल आउट पैकेज लिया था और हम 23वीं दफ़ा आईएमएफ के पास गए थे। इस बरस के शुरू में 1 बिलियन 1.8 बिलियन एक्चुअली उसमें बढ़ा दिया गया, तो गोया वो 7 हो गया। अब इस दौरान में हमारे यहाँ सैलाब भी आया, दीगर मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये मॉनेटरी और फिस्कल एक्सचेंज रेट्स पे निगोशिएट किया जा रहा है। इस बात पे निगोशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान, जिसको 30 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है इन सैलाबों में और ऑलरेडी हमारी माली हालत अच्छी नहीं थी, तो हम कैसे इसको कवर कर पाएंगे। सो बेसिकली वी आर सीकिंग सम कंसेशंस। बेहतर, ठीक है। अब इसमें होना ये था कि इस वफद के साथ ये जो 9th रिव्यू इसको कहते हैं, पहले 7वां और 8वां इकट्ठे हुए थे, अब ये 9th रिव्यू हो रहा है। ये आ जाना था ये वफद अक्टूबर के शुरू में। मुख्तलिफ बातें या बहाने या एक्सक्यूजेज या रीजंस देके आईएमएफ का जो डेलीगेशन था वो इसको डिले करता रहा। वजह आप जानते हैं, वजह उसकी इमरान खान साहब ने जो अनस्टेबिलिटी बर्पा कर रखी थी और 29 नवंबर को हमारे मुल्क में एक ऐसी अपॉइंटमेंट होना थी। दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में जो है वो कोई सबब ही नहीं होता, लेकिन इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली वो पूरी पैराडाइम रिजीम चेंज होनी होती है, पैराडाइम शिफ्ट होना होती है। तो देवा वेटिंग के देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत होती है, नॉर्मल रहती है या नहीं रहती। हमें तो नहीं बताया गया था जी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जो स्टेक होल्डर था, they were not coming up with reality. The reality was that throughout October, सारा अक्टूबर हमारा मुल्क जो है वो समझिए कि तबाही के प्रेसिपिस पे, बिल्कुल किनारे पे था जी। अब आके पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा था, कौन किससे मिल रहा था और क्या कह रहा था। तो एक स्टेज ऐसी भी आई जहाँ पे अमूमी तौर पे इसहाक डार इज ए सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, उनकी शोहरत जो है वो तीखा होने की नहीं है और आमतौर से फाइनेंस मिनिस्टर या जो फाइनेंस के लोग होते हैं या जो मालियात से ताल्लुक़ रखते हैं वो तीखे हुआ भी नहीं करते, क्योंकि उनका जो पूरा काम होता है वो प्रैग्मैटिक होता है, रुपए पैसे आने के हिसाब होते हैं, वो नारेबाजी नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी स्टेज आई जहाँ पे इसहाक डार साहब को ने यहाँ तक कह दिया कि ठीक है, अगर वो नहीं आना चाहते, जब आना चाहें तो फिर आ जाएं, हम वी आर नॉट गोइंग टू देयर डोर, व्हिच वाज वेरी एक्सेप्शनल इन एनी केस। अब वो आ गए हैं और इस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसमें जो मॉनेटरी एक्सचेंज रेट है वो देखिए 3 तरह से उसको लेके चला जाता है। या तो स्टेट बैंक जो होता है मुतलका मुल्क का वो उसको फिक्स कर देता है, जैसे इसहाक डार साहब ने 2018 तक ये रखा, वो भी नुकसानदेह है। उसकी वजह ये होती है कि अगर हमने रेट फिक्स कर दिया हो और मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो है वो डिफरेंट जा रही हो,
تو ہمارے جو ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے وہ مصنوعی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو فلوٹ کر دیا جائے, جی جو مارکیٹ کہہ رہی ہے وہی چلو. تو جو عمران خان صاحب نے کیا, اچھا اس میں نقصان یہ ہے کہ ہمارے جیسا غریب ملک جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا. وہ ہوا یہ کہ وہ 115 سے 119 جی زیادہ سے زیادہ تھا, وہ جمپ کر کے جو ہے وہ 170 پہ جا پہنچا. اب وہ 224 پہ بیٹھا ہے, جی وہ بھی آفیشیل ریٹ ہے. اوپن مارکیٹ میں تو 234 235 سے کے قریب پہنچا ہوا ہے ہمارا ڈالر. جی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیوانسڈ طریقے سے سوچ سمجھ کے کنسلٹ کر کے اور یہ دیکھ کے کہ ملک کی پوزیشن کیا ہے, مارکیٹ کی پوزیشن کیا ہے, اس کو تھوڑا بہت مینیج کیا جاتا ہے. جی تو ایز فار ایز میرے جیسا طالب علم سمجھتا ہے اس وقت مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے. جب مانیٹری ایکسچینج ریٹ پہ بات ہو رہی ہے, فکس کرنا آئی ایم ایف نہیں مانے گا, جی فلوٹ کرنا پاکستان کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. تو مینیج کرنے کی بات ہو رہی ہے. 1.8 بلین کا کوشچن ہے اور یہ 9th ریویو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اب اطلاعات آج آئی ہیں, جی جو کچھ محترمہ ایستر نے کہا ہے اور جو آج رویہ یا نقطہ نظر اپنایا ہے اسحاق ڈار صاحب کا, نے, وہ زیادہ پازیٹیو تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی یہاں تک کہا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ ہم بیگرز نہیں ہیں, لیکن ہر جس سے منی چاہیے ہوتی ہے اس کی ایک وش لسٹ بھی تو ہوتی ہے نا, اسے بھی تو اپنے حالات دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ نقصان تو ہوا ہے 30 بلین کا, لیکن اگلے 5 سے 6 برس میں پاکستان کو کم از کم 16 ارب ڈالر ریہیبلیٹیشن پہ صرف کرنا ہے. اب یہ 16 ارب ڈالر ایک ایسے ملک کے لیے جس کا کرنٹ فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 7 کے ارد گرد پھر رہے ہیں, 7 ارب ڈالر کے. جی تو وہ کہاں سے لے کے آئے گا, اسے باقی کے اخراجات بھی تو اٹھانے ہیں, سروائیو بھی تو کرنا ہے. نیگوشیشنز آر انڈر وے. لیٹس ہوپ کہ کم از کم اتنا نکل آئے اس میں سے ہمارے لیے سانس لینے کا موقع کہ کنٹری جو ہے وہ اپنی ساون جو لائبلٹیز ہیں ان پہ ڈیفالٹ نہیں کر جائے, کیونکہ ہم نے پیسے لے کے رکھے ہوئے ہیں, اس میں سے بھی کچھ خرچ کر بیٹھے ہیں جی, اور ہماری جو معیشت ہے وہ فوری طور پہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اگلے 2 مہینے میں 4 مہینے میں یہ سنبھل جائے گی اور یہ ایک ہموار سطح پہ آ جائے گی, اس میں سکون آ جائے گا, اس میں انتشار کی یا موجودہ جو افراتفری کی کیفیت ہے یہ کوئی 2-4 مہینے کی بات ہے, ایسا نہیں ہے. لیٹس بی کاشیسلی آپٹیمسٹک, احتیاط کے ساتھ آپ آپٹیمسٹک ہوں. دس از ویری انفارچونیٹ. اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت اگر ہم اپنے گردشی قرضے یعنی سرکولر ڈیٹ کی بات کریں تو اٹ از لائک آن 4177 ارب روپے ایگزیکٹلی. تو دس از الارمنگ فار اس. آپ کو کیا لگتا ہے, واٹ آر دا ریزنز اینڈ واٹ کوڈ بی دا سولوشن؟ دیکھیے یہ گردشی قرضے ہیں کیا؟ جی, یہ جو ہم نے پرائیویٹ کمپنی سے بجلی وغیرہ حاصل کرتے ہیں, جی, ہمیں انہیں پیمنٹ کرنا ہے. بہتر. پیمنٹ ہم کر نہیں پا رہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں. ایک سٹیج وہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب گزشتہ جو نواز شریف کی حکومت تھی اس میں 1100 ارب سے 400 سے 500 ارب تک لے آئے تھے. جی, عمران خان صاحب کے اس میں وہ بڑھ کے 23 تک جا پہنچے, اور اب 4177 جو ہماری تاریخ میں گردشی قرضوں یا سرکولر ڈیٹ کی ہائیسٹ شرح ہے. اس میں ہمارا جو سب سے زیادہ پیسہ لگ رہا ہے وہ تو ہے الیکٹرسٹی. ٹھیک ہے, وہ تقریباً 2277 ارب روپے ہے, اور کوئی 1400 ارب روپے ہمارے گیس سیکٹر میں.
लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। और कुछ 600 अरब रुपए का हमारा ऑयल का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ऑयल है, 2200 है, 1400 है, 600 अरब है, ये सब मिलके जो है 4170 अरब रुपए बनता है। ये उस मुल्क में बन रहा है जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू जो है जी वो बड़ी मुश्किल से 6 से 700 अरब के करीब पहुंचता है। तो कर्जे हजारों में है, रेवेन्यू 100 में है, 6 से 60 से 70 जी अरब हमारा रेवेन्यू है बनता है। ये बहुत ज़्यादा गच्छी कर्जा है और ये इसमें फौरी तौर पे कमी का इम्कान इसलिए नहीं कि वो कंपनियां अगर हमें एनर्जी नहीं देती तो हमारी फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी, हमारे घर कैसे, हमारी जिंदगियां कैसे चलेंगी, हमारी जिंदगियां कैसे चलेंगी। हाँ, अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो तेल की कीमत है वो $74 पर बैरल कम हुई है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम लेवी जो है वो कम करने को तैयार नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? फिगर्स का मामला है, मैं जी इस्लाह कर दूं जी जी अपने महदूद इल्म के मुताबिक 124-125 तक जा रहा था जी डॉलर फी बैरल, कम होके अब वो 70 से 75 के दरमियान आ गया, ठीक है, एवरेज 74 बन काइंड ऑफ जी। अब मसला ये है कि चूंकि रूस ने हमें क्रूड ऑयल देने का वादा किया है जी, उसके उनके साथ नेगोशिएशंस आगे बढ़ी हैं, हमारा वफद गया था, तो यकीनी तौर पे ये लोकल मार्केट के लिए अच्छी खबर है, बेहतर। तो इसमें ऑयल की कीमतों में तो 30-35 रुपए कमी होगी, लेकिन वो जो हमने 50 रुपए फी लीटर लेवी लगा रखी है जी, वो दैट इज एक्चुअली मेंट टू primarily balance our ट्रेड बिल, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसको करना है, और जो हमारा बजट का खसारा है वो बजटरी डेफिसिट है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो 50 रुपए कम करने की पोजीशन में नहीं है। नतीजा ये है कि ये दुरुस्त है कि तेल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर से कुछ ऊपर शायद कमी हो जाए, लेकिन वो 50 रुपए का जो लेवी है वो पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं करती, चूँकि वो अब अगर हम जिसे गली कूचे की ज़ुबान कहते हैं, आम फहम जो लोग ज़ुबान बोलते हैं, और उसमें बात करें तो हम ये कहेंगे कि यार हमारी जेबों से ये पैसे निकाले जा रहे हैं, ठीक है, और निकल भी रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट है वो ऊपर नीचे जाए भी। अब मसला ये कि अगर हम लेवी का रेट जो है वो उसके साथ रिलेट कर देते हैं, आज वो $74 पर बैरल पे आया है, तो वो 124 पे भी तो गया था, फिर क्या करेंगे अगर उसी तो के हिसाब से जो है वो तो कहते हैं उसको अनस्टेबल हालात है जी, नॉट जस्ट इंस्टेबिलिटी बट इट कैन बी क्वाइट प्रिकेरियस, तो हुकूमत ने जो लेवी रखी हुई है वो दरअसल तो हुकूमत चलाने के लिए है जी, और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो अभी फ़िलहाल ज़राए नहीं है। मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा कि हमारी इकोनॉमिक्स के, हमारी मईशत के जो मसाइल हैं वो फंडामेंटल हैं जी, एंड्योरिंग हैं, और वो बहुत दूर तक जाते हैं। उसके लिए हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो इम्बैलेंस है एक्चुअली हमारा वही रीज़न है सबसे बड़ी, और हमारा नॉन प्रोडक्टिव होना और भी है। हमारी जो मुआशी तरजीहात हैं वसाइल खर्च करने की वो दुरुस्त नहीं है। हम अफोर्ड नहीं करते इतना बड़ा दिफाई बजट जी, हम अफोर्ड नहीं करते डायरेक्ट टैक्सेस हम लगाए नहीं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये कि मैं, आप और हमारा शेर खान, हम तीनों एक ही सेम चीजें पे करें तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सैलरीज, और जो गवर्नमेंट और जो कुछ एलीट क्लास को
टैक्सेस पे छूट दे रखी है हमने बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रखी है, वो हमें वापस लेने की ज़रूरत है। कोई हुकूमत उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं करती कि वो ताकतवर ग्रुप है, वो सीमेंट कार्टल्स हैं, बैंकिंग कार्टल्स हैं, शुगर कार्टल है, वो फ्लोर कार्टल है, वो हुकूमत का जीना हराम कर देते हैं। यहाँ तक कि टेक्सटाइल का अपना एक कार्टल है जो कि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। आई थिंक समवेयर सम गवर्नमेंट विल हैव टू टेक मेजर of these different economic cartels। ये जो मुख्तलिफ almost कहना चाहिए ना इन्होंने जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है हमारी मईशत को, हाईजैक किया हुआ है, इनकी गर्दन नापना पड़ेगी। इनके जो दी गई रियायतें हैं वो वापस लेना पड़ेंगी। उसके लिए इन वन लाइन ये काम वही हुकूमत कर पाएगी जो मुस्तहकम होगी। एक ऐसी हुकूमत जिसे सुबह एक बहरान का और शाम को दूसरे बहरान का सामना करना पड़े, वो ऐसे ताकतवर स्टेप्स नहीं ले सकती, नहीं निपट सकती। जी, आज के एपिसोड से इतना ही। अपना ख्याल रखें।